हेलो मेरे टॉपर्स, तो कैसे हो सारे। लास्ट क्लास में हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर पे बात किया था और आज हम हेरिडिटी चैप्टर पे डिटेल में बात करेंगे। हेरिडिटी चैप्टर से करीब करीब 6 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम्हें अच्छे से चैप्टर भी आना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से अपने एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठ जाओ और एक कॉपी लेकर बैठ जाओ। ठीक है, जो मैं बताऊंगा फटाफट से नोट करते जाना। ठीक है, और इससे हम डिटेल में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और कैसे हमें उनको पढ़ना है, तो हर एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप तुम्हारे एग्जाम का प्रिपरेशन भी बहुत सही चल रहा होगा। तो करीब इस 40 मिनट से 1 घंटे के वीडियो में तुम अपना 7 से 8 नंबर सिक्योर कर लो एग्जाम में, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलो हम फटाफट से हेरिडिटी चैप्टर पे डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। तो जब हम बात करते हैं हेरिडिटी चैप्टर का, तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम हेरिडिटी का मतलब समझेंगे और फिर हम आगे के बारे में बात करेंगे। देखो, कोई भी ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब कि कोई भी जो बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हो रहा है, मेल और फीमेल के। ठीक है, जब मेल और फीमेल अपना गैमीट फ्यूज कराते हैं तो वहाँ पे जाइगोट बनता है, जो कि तुमने ऑलरेडी रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, मैं नहीं बताया है। ठीक है, तो ये जो जाइगोट बना है, ठीक है, यहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों आया हुआ है, राइट। अब ये जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट है, ठीक है, जिससे हमारा जाइगोट बन रहा है, और इससे लेटर ऑन क्या होगा, हमारा जाइगोट से ऑफस्प्रिंग डेवलप करेगा। ठीक है, तो जो जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है इस मेल और फीमेल से इस ऑफस्प्रिंग में विद द हेल्प ऑफ गैमीट्स, इसी को हम बोलते हैं, इन्हीं कैरेक्टर्स को हम हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली हेरिडिटी क्या होता है और इनहेरिटेंस क्या होता है, इन सभी चीज़ों पे भी हम बात करेंगे आगे। तो हेरिडिटी क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यानी कि जो जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, उन कैरेक्टर्स को हमने बोल दिया हेरिडिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम, और हेरिडिटी को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए वेरिएशन के बारे में। और वेरिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारा स्टार्ट होता है कहाँ से, रिप्रोडक्शन से। ठीक है, तो चलो फटाफट से हम वेरिएशन पे बात करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो देखो वही मैंने बताया, जैसे कि वेरिएशन में क्या हो रहा है, अगर मान लो रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा और यहाँ से ऑफस्प्रिंग को डेवलप करेगा, यानी कि चाइल्ड को डेवलप करेगा। ठीक है, तो जो जो कैरेक्टर मेल और फीमेल में था, लेकिन वो कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में नहीं आया, ठीक है, जो जो कैरेक्टर नहीं आया या फिर जो जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए मेल और फीमेल में और बच्चे में, उन डिफरेंसेस को हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, तुम इस इमेज में देख पा रहे होगे कि इस इंसान का कलर थोड़ा सा डार्क है, बट ये इसका थोड़ा सा कलर वाइटिश है, तो इन दोनों में वेरिएशन आ गया। ठीक है, प्लस अगर ये मान लो कि इसके पेरेंट्स ब्लैक हों, ठीक है, लेकिन ये जो बच्चा है ये वाइट कलर का है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पेरेंट्स तो ब्लैक कलर के थे, लेकिन बच्चा का कलर, स्किन का कलर वाइट था, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक वेरिएशन ही है। ठीक है, तो देखो, वेरिएशन इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज एंड कैन बी जेनेटिकली और इन्वायरमेंटल। ठीक है, देखो वो सारे डिफरेंसेस होते हैं वेरिएशंस में, जो कि एक पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जा सके। ठीक है, और ये जेनेटिक भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, अब देखो, इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली वी सी डिस्टिंक्ट वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हम एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग में भी एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग में डिफ्रेंशिएट इसलिए भी कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें उनमें वेरिएशन रहता है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक इंसान है, ये रामू है, ये मोहन है, ठीक है, ये कोई और आदमी है, ये कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, वेरिएशन से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम होता है। क्यों, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होती, फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होती। ठीक है, अब जब फ्यूजन ऑफ गैमीट ही नहीं होगी तो अलग अलग जीन्स नहीं आएंगे, और जब अलग अलग जीन्स नहीं आएंगे तो ये रिप्रोडक्शन में बेसिकली वेरिएशन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें वेरिएशन क्लियर हो गया होगा कि वेरिएशन होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरिएशंस के बाद कि ये जो वेरिएशन है ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो देखो, ये वेरिएशन हमारे पास दो टाइप का देखने को मिलता है। सबसे पहले है सोमेटिक वेरिएशन और दूसरा है हमारे पास गैमेटिक वेरिएशन। ठीक है, अब सोमेटिक वेरिएशन क्या होता है, तो सोमेटिक मतलब सोमा सेल्स, यानी कि जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स है हमारे, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो सोमेटिक वेरिएशन है ये हमारा टेक प्लेस इन अ बॉडी सेल, जो हमारे सोमेटिक सेल्स है, जो मतलब अपार्ट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सेल्स जो सेल बचते हैं उनको हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि हमारे बॉडी में क्या है, हमारे बॉडी में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक तो सोमेटिक सेल्स
और दूसरे गैमेटिक सेल्स। ठीक है। तो ये जो सोमेटिक सेल्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स अपार्ट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। जैसे हमारे हाथ को डेवलप करना, आँख, नाक, कान, मुंह, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स को डेवलप करना, इन सभी का डेवलपमेंट का काम है सोमेटिक सेल्स का। और गैमेटिक सेल्स का काम है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ग्रो करना। ठीक है, तो वो आ गया हमारा गैमेटिक सेल्स। ठीक है, तो जो सोमेटिक सेल्स है वो बेसिकली सोमेटिक वेरिएशंस की वजह से होता है। ठीक है, और सोमेटिक वेरिएशंस में बेसिकली क्या होता है कि ये ना तो कैरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि एक पेरेंट से इसको हम ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा सोमेटिक वेरिएशन। ये हम आगे चल के ट्रेट के बारे में बात करेंगे, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे इन इन चीज़ों से वो सिमिलर ही है। ठीक है, तो देखो अब क्या है कि ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है, सोमेटिक वेरिएशन को ही हम एक्वायर्ड ट्रेट भी बोलते हैं। और एग्जांपल हो गया बोरिंग ऑफ पिन्ना, कटिंग ऑफ नेल्स इन ईयर डॉग। ठीक है, मतलब कि ये क्या हुआ, एक्वायर्ड ट्रेट और हमारा सोमेटिक वेरिएशन क्या हुआ, ये सारे वो वेरिएशंस हैं जो कोई ऑर्गेनिज्म, कोई इंडिविजुअल अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से गेन किया है। ठीक है, अब मान लो किसी को फास्ट फूड खाने का बहुत ज़्यादा मन करता हो, ठीक है, और फास्ट फूड बहुत अच्छा लगता हो, और अगर वो डेली बेसिस पे फास्ट फूड ही खा रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसका वेट गेन होगा और वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पेरेंट्स भी जो थे वे बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे ओबीज होंगे। ठीक है, ये इस बंदे को चूंकि फास्ट फूड पसंद है इसलिए इसने क्या किया, थ्रू आउट द लाइफ वेट गेन किया। ठीक है, फास्ट फूड खा के, तो वो अब मोटा हो गया। तो वो उसका जेनेटिक कैरेक्टर नहीं है, वो उसका सोमेटिक वेरिएशन है, क्योंकि उसने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से उस चीज़ को अक्वायर किया है। ठीक है, इसीलिए इसको हम अक्वायर्ड ट्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है, अक्वायर्ड ट्रेट क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं बेसिकली जेनेटिक वेरिएशंस पे। जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन वो वेरिएशंस हैं जो कोई इंडिविजुअल अपने पेरेंट से ले और वो उसमें डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएं, जैसे कि टेक्स प्लेस इन अ गैमेट ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल क्या होता है, वही गैमेटिक सेल हमारा। ठीक है, और ये इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट भी होगा और इनहेरिटेड भी होगा। ठीक है, जो गैमेट बनेंगे वो ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। ठीक है, और वहाँ से वो वेरिएशन होगा, ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, जैसे हाइट ऑफ ह्यूमन स्किन कलर। अब देखो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझें, तो लेट्स सपोज कि एक मेल, ठीक है, और एक फीमेल, दोनों की हाइट छोटी थी, डॉर्फ थे दोनों। ठीक है, अब इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जो ऑफस्प्रिंग डेवलप हुआ, उसकी हाइट बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये क्या था, ये एक वेरिएशन ही है जो कि हमारा डिफरेंसेस देखने को मिला मेल और फीमेल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे जो जब डिफरेंसेस हो तो हम उसको बोल देंगे गेमेटिक और इनहेरिटेड ट्रेट का वेरिएशन। ठीक है, गेमेटिक वेरिएशन और इनहेरिटेड ट्रेट का वेरिएशन। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या है बेसिकली कि जैसे स्किन का कलर भी हो सकता है मेल और फीमेल की स्किन कलर डार्क हो लेकिन बच्चे का स्किन कलर वाइट हो जाए, फेरिश हो जाए। ठीक है, तो ये है हमारे पास गैमेटिक वेरिएशन का एग्जांपल। हाइट ऑफ ह्यूमन हो सकता है, इसमें स्किन का कलर हो सकता है, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो कि हम आगे भी बात करने वाले हैं जब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को समझेंगे तब। ठीक है, तो आई होप तुम्हें वेरिएशंस में कोई डाउट नहीं होगा और टाइप ऑफ वेरिएशन तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब हम चैप्टर पे आ जाते हैं वापस से लौट के। तो जब हम चैप्टर के बारे में देखते हैं तो देखो हेरिडिटी क्या होता है, तो हमने बात किया था द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम कि जब एक पेरेंट से जो कैरेक्टर हमारे ऑफस्प्रिंग में जाता है, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, यानी कि वैसा कैरेक्टर जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाए उसको हम हेरिडिटी बोल देंगे। अब देखो, अब एक और टर्म होता है हमारे पास इनहेरिटेंस का। अब इनहेरिटेंस क्या होता है सर, इसको भी थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस थ्रू विच कैरेक्टर पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, मैंने बताया कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर गया, उसको हमने बोल दिया क्या, हेरिडिटी। अब जो प्रोसेस के थ्रू जा रहा है ना, उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच वन कैरेक्टर पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज इनहेरिटेंस। आई होप तुम्हें इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, ये भी पॉइंट्स तुम्हें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलो, अब अगेन ट्रेट की बात कर रहे हैं हम। ऑलरेडी अक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट पढ़ चुके हैं, बट एक फटाफट से हम समराइज कर लेते हैं चीज़ों को। देखो ट्रेट क्या है, तो ट्रेट वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो एक ऑर्गेनिज्म डिसाइड करता है। ठीक है, और वो ये जेनेटिक जीन से भी हो सकता है और कोई ना कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी हो सकता है, जो कि वेरिएशन था हमारा। ठीक है, तो क्या होता है ट्रेट, ट्रेट बेसिकली कैरेक्टर है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म में
या तो जीन के थ्रू जा सकता है, ठीक है, या तो वो किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू जा सकता है, ठीक है। अब जो कैरेक्टर जीन के थ्रू जाता है उसको हम इनहेरिटेड ट्रेट, उसको हम इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। और जो कैरेक्टर वो इंसान अपने थ्रू आउट द लाइफ अक्वायर करे, अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस के साथ अक्वायर करे, उसको हम अक्वायर ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब यही था हमारा सोमेटिक वेरिएशन और ये वाला था हमारा गेमेटिक वेरिएशन, जो कि तुमने वहां पे भी देखा, ठीक है। आई होप तुम्हें इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये ट्रेट और टाइप्स ऑफ ट्रेट तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो, अब बात करते हैं थोड़ा सा जीन के बारे में। तो देखो क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले हम मैं तो समझाता हूँ तुमको कि देखो बेसिकली क्या है। सबसे पहले होता है हमारे बॉडी में सेल, ठीक है। अब इस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या है सर? न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो, अब इस न्यूक्लियस के अंदर होगा क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा, ठीक है। ये है हमारा क्रोमोजोम। अब इस क्रोमोजोम के अंदर होता है, क्रोमोजोम के अंदर सेगमेंट में होता है डीएनए। कुछ इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ठीक है, देख पा रहे होगे तुम। कुछ इस तरीके से इसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये है हमारा डीएनए। डीएनए क्या होता है सर? डीएनए होता है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन लेके आता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कि बच्चे में कौन कौन से कैरेक्टर को पास करना है, बच्चे में कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, वो डीएनए के अंदर रहता है। अब स्पेसिफिकली डीएनए के अंदर कैसे रहता है ये देखो। तो डीएनए के ऊपर ना कोडिंग की हुई रहती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं जीन्स, ठीक है। जीन रहता है डीएनए के ऊपर और उसी जीन के ऊपर कोडिंग की गई रहती है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड या फिर जीन पुल भी बोलते हैं। जेनेटिक कोड या फिर जीन पुल, हायर क्लासेस में जाओगे इसके बारे में भी पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो देखो अब ये क्या है हमारा, कि अब ये जो जीन है ना, ये है हमारा सबसे पहले सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के ऊपर है हमारे पास जीन, ठीक है। जीन क्या होता है? तो जीन हमारा हेरिडिटी का फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, जो कि मतलब जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है ना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो कैरेक्टर सब कैसे ट्रांसफर हो रहा है? वो कैरेक्टर सब बेसिकली जीन के ऊपर ही बैठे हुए हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास मेल फीमेल, रिप्रोडक्शन हुआ, ऑफस्प्रिंग हुआ, ठीक है। तो अब ये ऑफस्प्रिंग इस मेल और फीमेल से सिमिलर होगा। इस ऑफस्प्रिंग में मेल और फीमेल के जैसे दो हाथ होंगे, दो आंख होगा, एक सर होगा, दो कान होगा। ये सब कैरेक्टर कहाँ से डिसाइड होता है, कहाँ लिखा रहता है? तो ये सभी कैरेक्टर्स उन जीन पे लिखा रहता है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनता है फिर बॉडी में आगे चल के, ठीक है। और उससे फिर ऑफस्प्रिंग का जो पूरा डेवलपमेंट होता है, बच्चे का जो पूरा डेवलपमेंट है वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो जीन क्या है सर? जीन बेसिकली यूनिट है हेरिडिटी का, जो कि हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है रिप्रोडक्शन के दौरान, जिस पर हमने बात कर लिया, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंस इन जेनेटिक मेकअप ह्यूमन पॉपुलेशन शो ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। अब देखो अब क्या हो रहा है कि मेल का मान लो कि कोई एक्स वाई जेड कैरेक्टर था और फीमेल का ए बी सी कैरेक्टर था जो कि पास होना था, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस जेड की जगह पे मान लो सी कैरेक्टर आ गया, ठीक है, या फिर जेड की जगह पे मान लो एम कैरेक्टर आ गया। एम कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है कि वाई कैरेक्टर जो था वो आई का कलर था, ब्लैक आई, लेकिन एम कैरेक्टर ऐसा है जो कि ब्राउन आई कर दे, आई का कलर ब्राउन कर दे, ठीक है। तो वो अगर आ गया तो दैट इज व्हाट, दैट इज वेरिएशन, जो कि रिप्रोडक्शन के थ्रू आता है, ठीक है। तो जीन में ही अगर कोई चेंजेस आ जाए तो वही उसी से हमारा अक्वायर सॉरी इनहेरिटेड वेरिएशन भी देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक के पॉइंट सारे क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बात किया था? सबसे पहले हमने बात किया था हेरिडिटी के बारे में, फिर इनहेरिटेंस के बारे में, और फिर हमने बात किया जीन के बारे में। जीन क्या होता है? तो जीन बेसिकली वो यूनिट है, ठीक है, जहां से एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर होने का इंफॉर्मेशन रहता है और वो सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। और यही चीज में कोई चेंज आ जाए, अगर जीन में कोई चेंज आ जाए, दैट लीड्स टू वेरिएशन, ठीक है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट अटैच्ड एंड फ्री ईयर लोब्स टू वेरिएशंस फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो अब ये जो ईयर लोब है बेसिकली ईयर पिन्ना, अब ये हो सकता है ये जो लोब है ये अटैच हो कुछ ऐसे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि फ्री हो जैसे मेरा है। तो इसी में ह्यूमन पॉपुलेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है कि कुछ इंसान ऐसे हैं जिनका अटैच्ड ईयर लोब है और कुछ है जैसे जिनका जिनका फ्री ईयर लोब है, ठीक है। तो ये हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और ये डिफ्रेंशिएट कैसे क्रिएट हुआ है? तो वेरिएशन के थ्रू क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं हम अलील्स पे। अलील क्या होते हैं इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। देखो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास होता है सेल, ठीक है, और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है सर? न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो अब इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम,
क्रोमोजोम, और फिर क्रोमोजोम के ऊपर है हमारे पास डीएनए, ठीक है। और डीएनए के ऊपर क्या है, डीएनए के ऊपर है हमारे पास बैठा हुआ जीन, ठीक है, जीन है। तो अलील क्या है, अलील बेसिकली पेयर ऑफ जीन को ही बोलते हैं जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। जैसे कि मान लो ये ह्यूमन का डीएनए था, तो इसमें हजारों कैरेक्टर्स होंगे, कोई कोई कैरेक्टर होगा जो हाथ को डेवलप करने के लिए होगा, मतलब कोई 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 इन्फॉर्मेशन होगा जो आईज को डेवलप करने के लिए होगा, हेयर को डेवलप करने के लिए कुछ और होगा, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को डेवलप करने के लिए कुछ और होगा। वैसे ही सारे पार्ट्स को डेवलप करने के लिए अलग अलग हमारे पास जीन्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी स्पेसिफिक जीन को लेके बात करें तो उसको हम बोल देते हैं अलील, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो पेयर में होगा। जैसे कि मान लो इस डीएनए पे हजारों जीन प्रेजेंट है अलग अलग कैरेक्टर के लिए, लेकिन मान लो हमने सिर्फ एक हाइट वाले जीन के बारे में जब बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे उस जो पेयर, मतलब हो सकता है कि हाइट के लिए क्या हो, टॉल जीन हो, ठीक है, हो सकता है वो एक टॉल और एक स्मॉल हो, ठीक है, हो सकता है कि स्मॉल और स्मॉल हो। तो ये जो जीन्स है ना, स्पेसिफिकली हाइट के लिए, इन्हीं पेयर ऑफ जीन्स को हम बोलते हैं अलील। यानी कि वैसे जीन, वैसे ग्रुप ऑफ जीन जो, और वैसे पेयर ऑफ जीन जो कि क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस में, ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करें, उनको हम अलील बोल देते हैं। आई होप तुम्हें अलील के बारे में क्लियर हो गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अलील क्या होता है, तो वेरिएंट है जीन का, ठीक है, जो कि हमारे अलग अलग डीएनए पे रहता है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम के स्पेसिफिक लोकेशन पे हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए और डीएनए के ऊपर हमारा अलील, ठीक है, या फिर जीन। चलो अब हम बात करते हैं, अब ये देखो अब क्या था, थोड़ा सा हम चीज़ों को क्लियर करते हैं। अब देखो हमने बात किया हेरिडिटी पे, और हमने बात किया इनहेरिटेंस पे, ठीक है। अब देखो, अब ये जो जहाँ पे हेरिडिटी और इनहेरिटेंस की बात होती है ना, उस फील्ड को हम बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। यानी कि जिस फील्ड के अंदर हम हेरिडिटी और वेरिएशन को और इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं, दैट फील्ड इज जेनेटिक्स, ठीक है। और जेनेटिक्स का जो सबसे फाउंडिंग मेंबर थे और सबसे पहले जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में कुछ बात किया था, वो थे हमारे पास ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है। उनको मेंडल भी, मेंडल के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए हम जो मेंडल साहब हैं, ये मेंडल हैं, ठीक है, इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम मेंडल को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले मेंडल ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन सभी फील्ड के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था और अपने कुछ लॉज दिए थे। देखो क्या हुआ था कि ये एक बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जो मेंडल थे हमारे, ये एक बायोलॉजिस्ट थे और इसी के साथ साथ ये एक मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बायोलॉजी और मैथ को कंबाइन करके, ठीक है, कुछ लॉज दिए, ठीक है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। 3 लॉज हैं, ठीक है, जो कि वो लॉज ऐसे हैं ना कि वो कभी गलत नहीं हुए, क्यों, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी इंक्लूडेड था, ठीक है, इसलिए उसको आज तक गलत नहीं किया गया, उसी को हम सही मानते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर बोले हम, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है। क्यों, क्योंकि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही काम किया था, ठीक है। अब देखो मेंडल ने काम कैसे किया था इस पे, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो क्या हुआ था एक्चुअली कि मेंडल ने चूज किया था पी प्लांट। पी प्लांट चूज क्यों किया था, क्यों, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पीस प्लांट को चूज किया था। और पीस प्लांट बेसिकली क्यों चूज किया था, अगर ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, तो ये पॉइंट 4 तुम मेंशन कर सकते हो वहाँ पे, अभी हम देखने भी वाले हैं, ठीक है। तो देखो पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम, ठीक है, पाइसम सटाइवम। इससे भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। और 3 नंबर में ये भी क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो देखो पी प्लांट है बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट इन ईच प्लांट, ठीक है, एक ही प्लांट में मेल गैमिट भी है और फीमेल गैमिट भी, यानी कि फ्लावर जो है और प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। तो एक तो ये फायदा हो गया, बाइसेक्सुअल प्लांट है। उसके बाद इसमें बाइसेक्सुअल प्लांट होने के बाद भी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स कि जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होता है मेल गैमेट से फीमेल ओव्यूल तक, ये भी हमने बात कर लिया। तो 2 कैरेक्टर हो गए। तीसरा हो गया कि प्लांट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर इजिली आइडेंटिफाइबल, यानी कि जो 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 चेंजेस आते हैं ऑफस्प्रिंग में उसको इजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो बच्चे में चेंज आया है, कि जो नेक्स्ट जनरेशन में चेंज आया है, दैट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइबल, ठीक है। उसको इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, इसलिए हम इसको देख रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली मेंडल ने इस रीजन से इसको चूज किया था। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि जो प्लांट का पीस प्लांट का लाइफ स्पेन होता है ना, वो सिर्फ 3 महीने का होता है,
ठीक है, तो देखो, मान लो कि मेंडल ने एक प्लांट को लगाया, ठीक है, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद इनका जनरेशन 2 हो गया, ठीक है, इसके 3 महीने बाद जनरेशन 3 हो गया, फिर इसके 3 महीने बाद जनरेशन 4 हो गया, और फिर इसके 3 महीने बाद जनरेशन 5 हो गया। तो ऐसे तुम देख पाओगे कि पूरे के पूरे एक साल में मेंडल ने 5 जनरेशन्स को पढ़ लिया। अगर ह्यूमन में या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म में वो उस चीज़ को करने जाते हो तो इतना छोटा लाइफ स्पैन नहीं होता है मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, और जिसमें होता भी है उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए देखो कि एक साल में मेंडल ने 5 जनरेशन को पढ़ लिया और उसके बेसिस पे अपने रिजल्ट्स को उन्होंने तैयार किया था। तो रिजल्ट्स भी काफ़ी एक्यूरेट आए थे क्योंकि उसने 5 जनरेशन को पढ़ा था, राइट। तो इसलिए क्योंकि शॉर्ट लाइफ स्पेन है, ठीक है, तो इसमें अलग अलग सीड के शेप, ठीक है, सीड के और बेसिकली अलग अलग ट्रेड को इसलिए उन्होंने पढ़ पढ़ पाए थे। जैसे कौन कौन से शेप थे, तो सीड का शेप था, सीड का कलर था, पॉड शेप था, पॉड कलर था, हाइट ऑफ द प्लांट, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में उन्होंने 5 जनरेशन तक स्टडी करके बताया, ठीक है। तो ये रीजंस था मेंडल का पीस प्लांट को चूज करने के पीछे। आई होप तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आगे हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने उस पीस प्लांट का, पाइसम सटाइवम है, उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को लिया था, ठीक है, और उसके उन कैरेक्टर्स पे फिर बात किया था, ठीक है। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे पीस प्लांट पे, पीस प्लांट जिस पे मेंडल ने बात किया था, तो सबसे पहला कैरेक्टर था कि वो जो स्टेम है पीस प्लांट का, वो उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। उसके बाद फ्लावर का कलर कौन सा है, मतलब जो स्टेम फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है उस फ्लावर का कलर कौन सा है, उस फ्लावर के पोजीशन क्या है, उस फ्लावर का जो पॉड है उसका शेप कैसा है, पॉड का कलर कैसा है, सीड का शेप कैसा है और सीड का कलर कैसा है, ठीक है। टॉल अगर हमारा स्टेम है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और अगर डॉर्फ स्टेम है तो वो रिसेसिव कैरेक्टर होगा। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर फ्लावर का कलर वॉयलेट है तो वो डोमिनेंट होगा, और अगर वाइट है तो वो रिसेसिव होगा। अगर फ्लावर का पोजीशन एक्सियल है तो वो डोमिनेंट होगा, अगर फ्लावर का पोजीशन जो है वो टर्मिनल है तो वो रिसेसिव होगा। अगर पॉड सिर्फ इन्फ्लेटेड है, उभरा हुआ है, तो डोमिनेंट है, और अगर कंस्ट्रिक्टेड है तो रिसेसिव है। अगर पॉट का कलर डोमिनेंट है तो मतलब ग्रीन कलर में होगा, और अगर येलो कलर है तो रिसेसिव होगा। अगर पॉट का शेप राउंड है तो वो डोमिनेंट है, और अगर रिंकल है तो रिसेसिव है। अगर सीड का शेप येलो है तो डोमिनेंट है, और अगर सीड का शेप ग्रीन है तो रिसेसिव, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं और उनके डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स के नाम हमने देखे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें क्या सभी याद रखने हैं, नहीं, इसमें से एक हम ये पढ़ेंगे और फिर हम सीड का शेप और सीड का कलर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम स्टेम के हाइट के बारे में बात करेंगे, और फिर बाकी के क्रॉसेस में जो डाईहाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ेंगे उसमें हम सीड के शेप और सीड के कलर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो तुम ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर पे बात किया था, तो तुम ये 7 याद रख सकते हो, बट 7 भी नहीं आता, ठीक है। 3 तो ये याद रख सकते हो, और इनमें से एक कोई भी याद रख सकते हो, 4 तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे मेंडल के कैरेक्टर्स। अब उससे पहले अगेन हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करना है, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म में है, सबसे पहले हमारा क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या होता है, देखो क्रोमोजोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, और ये सेल डिवीजन के टाइम में हमें दिखता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर फिर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है सेल डिवीजन के टाइम पे, और उसी स्ट्रक्चर को हम क्रोमोजोम बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसी के अंदर रहता है हमारा डीएनए, और डीएनए क्या है, हमारा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे कैरी करता है जीन को। तो अब बात करते हैं हम जीन क्या होता है। देखो, जीन एक फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का, जो कि क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इट इज़ अ पीस ऑफ डीएनए, डीएनए का पीस है जो कि कोड करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन के लिए। वही बताया मैंने जैसे कि पहले भी तुमको, कि हमारा क्रोमोजोम के ऊपर रहता है डीएनए, ठीक है, और डीएनए के पार्ट को, स्पेसिफिक पार्ट को हम जीन बोलते हैं, जो कि स्पेसिफिक हमारे कोड करके रखता है कि कौन कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, ठीक है। एलील क्या होता है, तो बहुत सारे हमारे पास जीन हैं, उसमें से जब हम किसी एक स्पेसिफिक जीन के बारे में बात करते हैं तो दैट इज अलील, ठीक है। जैसे कि अगर हम हाइट के बारे में बात करें तो कैपिटल टी से भी हाइट हो सकता है, कैपिटल टी टॉलनेस और इससे भी हाइट हो सकता है, और स्मॉल टी से भी हाइट हो सकता है। तो जब हम स्पेसिफिकली इन स्पेसिफिक कैरेक्टर यानी कि सिर्फ हाइट ऑफ द प्लांट के बारे में बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा अलील, ठीक है। सिर्फ हाइट ऑफ द प्लांट नहीं, किसी भी कैरेक्टर को हम उस केस में ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में, ठीक है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमें समझना है डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था डोमिनेंट और रिसेसिव,
देखो, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर हम टॉम हाइट स्टेम की हाइट की बात कर रहे हैं, तो जो टॉल है वो डोमिनेंट है और जो डॉर्फ है वो रिसेसिव है, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि अब ये जो टॉल प्लांट है ना हमारा, ठीक है, ये जो टॉल प्लांट है इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और ये डॉर्फ प्लांट है इसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर हुआ जब गैमीट बनने की बारी आएगी ना, तो टॉल कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और इसको डॉर्फ को सप्रेस कर देगा, ठीक है। यानी कि वैसे कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। यानी कि वैसे कैरेक्टर जो दूसरे कैरेक्टर को और दूसरे जीन को दबा दें, सप्रेस कर दें, उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और वैसे कैरेक्टर जो सप्रेस हो जाते हैं, जो दब जाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं फर्स्ट जनरेशन में, उसको हम बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो इसमें देखो कि ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं, दीज ऑल आर रिसेसिव, और ये सारे डोमिनेंट हैं जो कि इनको दबा देते हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं अलग अलग टर्म्स के बारे में जिन्हें हमें पढ़ना है, जैसे कि फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है सर? तो देखो, फिनोटाइप वो सारे फिजिकल ऑब्जर्वेबल अपीयरेंस है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास दो प्लांट रख दिया जाए, ठीक है, एक प्लांट कुछ ऐसा और एक प्लांट कुछ ऐसा, ठीक है। तो तुम इजीली बता पाओगे कि इसमें प्लांट में ये प्लांट टॉल है और ये प्लांट शॉर्ट है, राइट। तो तुम ये इसलिए बता पा रहे हो ना क्योंकि तुम देख पा रहे हो और उसमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, यानी कि ऑब्जर्व करके तुम ये बता पा रहे हो कि कौन सा कैरेक्टर हमें फिजिकली दिख रहा है प्लांट के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप, यानी कि वो सारे सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो हमें किसी ऑर्गेनिज्म में दिखे, ठीक है, और उसके हम फिर कैरेक्टर को स्पेसिफाई कर पाए, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं जीनोटाइप पे, तो ध्यान से समझना थोड़ा सा। मान लो कि कोई प्लांट है जो कैपिटल टी में बना हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी में दूसरा प्लांट है और स्मॉल टी से दूसरा प्लांट बना हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे यहाँ पे जो ये कैपिटल टी वाला प्लांट है ये तो टॉल होगा, ठीक है। ये भी प्लांट जो है ये भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, और स्मॉल टी वाला प्लांट शॉर्ट होगा, ठीक है। तो देखो, अब अगर हम बात करते हैं तो हम ये बोल पाएंगे कि हमारे पास दो प्लांट ऐसे हैं जो कि टॉल हैं, टॉल वाले दो प्लांट हैं, यानी कि फिनोटाइप में दो प्लांट टॉल होगा और एक प्लांट हमारा शॉर्ट हो जाएगा, राइट। एक प्लांट हमारा शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम ये देखने जाएं कि आखिर ये टॉल वाला प्लांट जेनेटिकली कैसे बना है, तो उस पे हम उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। जैसे कि अगर मान लो कैपिटल टी वाला प्लांट है तो ये टॉल तो है, ठीक है। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट है ना, तो कैपिटल टी वाला डोमिनेंट है स्मॉल टी के ऊपर, तो ये कैपिटल टी वाला स्मॉल टी को सप्रेस कर देगा और अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। दैट मीन्स कि जो प्लांट होगी वो भी टॉल बनेगी, ठीक है। तो टॉल होने के दो कंडीशंस हैं हमारे पास, एक तो हो गया तुम्हारा ये कैपिटल टी और दूसरा हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो दोनों केस में ही प्लांट टॉल हो सकता है, यानी कि फिनोटाइप दोनों केस में सिमिलर हो सकता है, बट डिफरेंसेस यहाँ पे हैं जेनेटिकली, ठीक है। और फिर स्मॉल टी वाला तो शॉर्ट होगा ही हमारा, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो जब हम जेनेटिकली वो प्लांट और या फिर वो ऑर्गेनिज्म कैसे बना है जब हम इस पे बात करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा आ जाता है जीनोटाइप पे, ठीक है। फिनोटाइप मतलब कि जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हो, जैसे कि हाइट हो गया, ठीक है, सीड का शेप हो गया, पॉड का शेप हो गया, ये सभी चीज़ पे जब हम बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा फिनोटाइप का काम, ठीक है। लेकिन जब हम जेनेटिकली वो सारी चीज़ें कैसे बनी है जब हम उस पर बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा फिनोटाइप का, ठीक है। आई होप तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब अगला है हमारे पास हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस का कंडीशन, ठीक है। अब मान लो हमारे पास दो अलील था, ठीक है। एक अलील हमारे पास था कैपिटल टी, ठीक है। तो जब सेम टाइप ऑफ जीन हो एक अलील में तो उसको हम बोल देते हैं होमोजाइगस, ठीक है। कैपिटल टी हो सकता है स्मॉल टी हो, दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस। लेकिन अगर कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो तो ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अलग अलग है, तो ये हो जाएगा हमारा हेट्रोजाइगस, ठीक है। यानी कि जब हमारे पास सेम टाइप ऑफ जीन हो
ठीक है, सॉरी, सेम टाइप ऑफ अलील हो एक जीन में, एक सेम टाइप ऑफ जीन हो एक अलील में, ठीक है, तो उसको हम होमोजाइगस बोलेंगे। और जब हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ अलील जीन हो एक अलील में, तो उसको हम हेट्रोजाइगस बोल देंगे। देखो यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, यहाँ पे देखोगे तो होमोजाइगस है। क्लियर है? तो ये कुछ हमारे पास कैरेक्टर्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं F1 जनरेशन के बारे में। क्या होता है F1 जनरेशन सर? तो देखो, सिंपली कुछ नहीं किया, इस डायग्राम को भी भूल जाओ तुम। देखो क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास मान लो कि एक मेल है और एक फीमेल है हमारे पास, ठीक है। अब इस मेल के पास अपना गैमीट होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, मान लो कि ये टॉल है तब, ठीक है। मान अभी हम इमेजिन करके और ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके ही समझ पाएंगे। मान लो फीमेल में स्मॉल टी है, ठीक है। तो अब इनसे जो बच्चा पैदा हुआ फर्स्ट टाइम, ठीक है, वो क्या हो सकता है? कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, हो सकता है वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो, ठीक है। या फिर ऐसे देखो, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो। तो सेकंड देखो, इनसे पहले तो गैमीट बनाएंगे हम, कैपिटल टी से हमारा गैमीट होगा, ठीक है। टी इधर से आएगा गैमीट में, और इधर से स्मॉल टी आएगा, ठीक है। अब इनसे कैपिटल टी स्मॉल टी से क्या हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ठीक है। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, ये F1 जनरेशन कहलाएगा, ठीक है। क्यों F1 जनरेशन कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, वो बेसिकली फर्स्ट टाइम इन मेल और फीमेल गैमीट के मिलने की वजह से हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोल देंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन या फिर F1 जनरेशन, ठीक है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट क्रॉस के बाद पैदा होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे कैपिटल एस है, कैपिटल स्मॉल एस है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल एस एक गैमीट आया और स्मॉल एस एक गैमीट आया, और दोनों ने मिलकर कैपिटल एस स्मॉल एस बना लिया, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब जब हम इस फर्स्ट जनरेशन को, कैपिटल एस स्मॉल एस को फिर कैपिटल एस स्मॉल एस से क्रॉस करा देंगे, तब हमारा जो पैदा होगा बच्चा, उसको हम बोलेंगे सेकेंड जनरेशन, ठीक है। यानी कि जो जनरेशन आएगी उसको हम बोलेंगे सेकंड जनरेशन। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल एस स्मॉल एस को सेल्फिंग करा दिया, कैपिटल एस स्मॉल एस से अगेन क्रॉस करवा दिया, तो यहाँ पे कैपिटल एस स्मॉल एस एक तरफ हो गया और दूसरी तरफ हो गया कैपिटल एस स्मॉल एस। अब इस टेबल को, ये जो यहाँ पे बना है, इसको हम पनेट स्क्वायर बोलते हैं, जिसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। जब हम क्रॉसेस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में हम इस चीज़ को समझेंगे भी, ठीक है। अब देखो, अभी कहा है हेप्लॉयड सेल। हेप्लॉयड सेल क्या होता है? इट कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। डिप्लॉयड मतलब हो गया कि वो दो सेट ऑफ क्रोमोजोम, यानी कि देखो, जब ह्यूमन बींग में मान लो 46 क्रोमोजोम होता है, ठीक है, तो इस 46 क्रोमोजोम को हम बोल सकते हैं 2n, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये डिप्लॉयड हो गया, डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम है ह्यूमन बींग के अंदर। लेकिन अगर मान लो यही म्यूसिस में चला जाए तो 23 क्रोमोजोम्स बचेगा। अब ये जो 23 क्रोमोजोम है ना, ये इसको बोलते हैं हम n, और ये हेप्लॉयड होता है, ठीक है। और ह्यूमन में जो स्पर्म सेल होता है और फीमेल में जो ओवम सेल होता है ना, वो सिर्फ हेप्लॉयड कंडीशन में होता है, बाकी सारे सेल डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी है कि सेल्स इन ह्यूमन बॉडी आर डिप्लॉयड एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। यानी कि स्पर्म और ओवम सिर्फ हेप्लॉयड सेल होते हैं, बाकी सारे डिप्लॉयड सेल होते हैं। क्यों वो हेप्लॉयड सेल क्यों होते हैं? तो अगेन देखो, अगर वो हेप्लॉयड सेल होते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। 46 क्रोमोजोम है मेल में और 46 ही है फीमेल में, ठीक है। तो जो बच्चा पैदा होगा इनका, तो 46 कितने हो जाएंगे फिर? 92, ठीक है, 92 क्रोमोजोम, जो कि एक इंसान नहीं रहेगा फिर, क्योंकि ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम ही रहता है, राइट। तो ये जो सेकंड मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो बच्चा पैदा हुआ है F1 जनरेशन में, ठीक है, ये क्या है बेसिकली? ये है हमारा 46 क्रोमोजोम, ठीक है। तो इसमें 46 ही होना चाहिए, तो इसलिए जो स्पर्म आता है उसमें 23 रहता है, और जो ओवम आता है, ठीक है, इसमें भी 23 रहता है, और फिर ये 23 और ये 23 मिला के 46 बनाते हैं, जो कि किसी किसी हर किसी बच्चे में होता है, ठीक है। आई होप तुम्हें ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, डिप्लॉयड और डिप्लॉयड का कॉन्सेप्ट भी तुम्हें क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं मेंडल ने आखिर किया क्या था। देखो, मेंडल की जब हम बात करते हैं तो अगेन वही बात होगी जो मैंने पहले ही बता रखा है तुमको। तो मेरे नाक में प्रॉब्लम है, कोल्ड हो रखा है मुझे, तो इसलिए एलर्जी है, इसलिए बार बार ये दिक्कत हो रहा है। बट तुम पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हो। देखो, मेंडल ने आखिर क्या किया था? मेंडल ने बहुत सबसे पहले तो पी प्लांट को लिया था, ठीक है, जिसको हम पाइसम सटाइवम बोलते हैं। और पी प्लांट्स पे अलग अलग बेसिकली क्रॉसेस कराए थे उन्होंने, अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पे क्रॉसेस कराया था, ठीक है। पी प्लांट लिया था और अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पे उन्होंने क्रॉसेस कराया था, और उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, ठीक है, जिनके रिजल्ट को हम लॉज के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तीन लॉ हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ रिसेसिव और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, जिसमें हम लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीसरी लॉ, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं मेंडल का, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं बेसिकली। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास मैंने बताया कि मेंडल ने अलग अलग क्रॉस कराया था, तो सबसे पहला क्रॉस था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें मेंडल ने एग्जैक्टली क्या किया था, इसको अगर हम थोड़ा सा समझें तो देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सबसे पहले मतलब क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जहाँ पे हमने देखा था कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है, अलग अलग 7 कैरेक्टर्स लिए थे। तो उन 7 कैरेक्टर्स में से कोई एक कैरेक्टर को लेके अगर हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, हाइब्रिड मतलब कि वो हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है दो डिफरेंट कैरेक्टर से वो, और ये क्रॉस हो गया, ठीक है, जब हम क्रॉस क्रॉस कराते हैं तो जब हम सिंगल कैरेक्टर को लेके कोई भी क्रॉस कराएं तो उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें मेंडल ने क्या किया था, इसमें मेंडल ने बेसिकली हाइट ऑफ प्लांट पे क्रॉस कराया था और स्टेम की हाइट पे क्रॉस कराया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मान लो कि ये मेल कैरेक्टर है, ठीक है, जो कि कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया, और फीमेल कैरेक्टर को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो अब इनकी गैमीट बनेंगी, ठीक है, ये हो गया हमारा गैमीट, ठीक है। गैमीट बना और दोनों फिर क्रॉस हो गया, दोनों क्रॉस करके कैपिटल टी स्मॉल टी बना लिया, ठीक है। अब देखो, अब कैपिटल कर क्रॉस करके कैपिटल टी स्मॉल टी बना लिया, ठीक है। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये हमारे जनरेशन्स होंगे उनके, ठीक है। तो जो बच्चे मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा उसको हम इस शेप में हम लिखते हैं, उसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर। अब देखो इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी के साथ हमें इस बॉक्स में लिख देना है, फिर इस वाले कैपिटल टी को हमें इस वाले कैपिटल टी के साथ इस बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। फिर इस वाले स्मॉल टी को इस वाले कैपिटल टी के साथ लिख देना है हमें ऐसे, और फिर ये स्मॉल टी के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, यानी कि F1 ये तो था हमारा F1 जनरेशन, ये भी समझ लो थोड़ा सा, ये था हमारा F1 जनरेशन, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। अब हम इसी को क्या किया, हमने इसी को सेल्फिंग करा दी हमने, ठीक है, जिसको हमने बोल दिया ये है हमारा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये रिजल्ट जो आया ये है हमारा F2 जनरेशन का रिजल्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर हम F1 जनरेशन पे ही रिजल्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, F2 जनरेशन का हम रिजल्ट क्यों ले रहे हैं। F2 जनरेशन का रिजल्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि F2 जनरेशन में ही हर कैरेक्टर अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। जैसे कि देखो जो है यहाँ पे स्मॉल टी था वो फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि उसको कैपिटल टी सप्रेस कर देता, लेकिन यहाँ पे स्मॉल टी एक्सप्रेस कर पा रहा है, यानी कि हाइट जो प्लांट की होगी वो कैसी होगी, डॉर्फ होगी, ठीक है। अब डॉर्फ प्लांट भी ग्रो कर पा रहा है सेकेंड जनरेशन में, ये हमें बताता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसलिए मेंडल ने क्या किया था, दो कैरेक्टर को बेसिकली सेकेंड जनरेशन को लिया था जिसपे उसने अच्छे से बात किया था, ठीक है। आई होप इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो अब इसी में हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो देखो हमारे पास रिजल्ट क्या था सेकेंड जनरेशन का, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो चार हमारे पास ऑफस्प्रिंग है, अब इन चारों ऑफस्प्रिंग में कैपिटल टी वाला तो टॉल हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले भी टॉल हो जाएंगे दोनों, और स्मॉल टी वाला स्मॉल यानी कि डॉर्फ हो जाएगा, राइट। अब देखो, अब हम देखें तो हमारे पास दो कैरेक्टर है, या तो टॉल प्लांट होगा या तो शॉर्ट प्लांट होगा, ठीक है। तो टॉल वाले कितने हैं, तो एक तो ये टॉल वाला और दो, यानी कि तीन प्लांट हमारे पास टॉल वाले होंगे और शॉर्ट वाला हमारे पास एक होगा। तो देखो अब जो प्लांट की हाइट है जो देख के हम बता पा रहे हैं कि प्लांट हमारा टॉल होगा या डॉर्फ होगा, वो कैसे हम बता पा रहे हैं, वो हम इसीलिए बता पा रहे हैं ना क्योंकि हमारे पास प्लांट एक्चुअली में टॉल दिख रहा है हमें या फिर शॉर्ट दिख रहा है हमें, राइट। तो देखने वाले कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, यानी कि इसका जो फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा, इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 3:1, तीन टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 3:1 का रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो 3:1 होता है, ठीक है। अब देखो, अब फिनोटिपिक रेशियो तो हो गया, अब समझो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखो अब जो प्लांट था हमारा वो तीन टॉल था और एक डॉर्फ था, लेकिन अगर एक्चुअली में हम इसके रेशियो को देखते हैं जेनेटिकली कैसे बना हुआ है, तो एक कैपिटल टी तो एक ही है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी दो है और स्मॉल टी एक है। तो जेनेटिकली ये प्लांट बना है 1:2:1 के रेशियो में, जो कि जीनोटाइप का रेशियो इसका 1:2:1 हो जाएगा और फिनोटाइप का रेशियो 3:1 हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 25 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। चांसेस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ज़्यादा है आने के, क्योंकि पिछली बार डाइहाइब्रिड क्रॉस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है।
चलो अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि जहाँ पे हम एक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, जहाँ पे हम दो कैरेक्टर के बारे में बात करें, ठीक है। दो कैरेक्टर के बारे में जहाँ पे बात होता है उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बोलते हैं, सॉरी डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, जहाँ पे डाई मतलब दो, ठीक है। तो दो कैरेक्टर के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। देखो, अब दो कैरेक्टर हमारे कौन कौन से होंगे उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो देखो, अब मान लो कि एक हमने प्लांट लिया मेल और एक हमने प्लांट लिया फीमेल, ठीक है, मतलब गैमेट लिया। उसमें हमने बात किया कि चलो इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो हमारा प्लांट है वो, उसका जो सीड है उसका शेप राउंड हो सकता है, ठीक है। तो राउंड होगा तो डोमिनेंट होगा, ठीक है। और कलर जो है सीड का वो येलो हो सकता है, तो अगर येलो कलर होगा तो भी वो डोमिनेंट होगा, ठीक है। हो सकता है कि जो सीड का शेप है वो रिंकल्ड हो, ठीक है, और ग्रीन हो। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, दो कैरेक्टर के बारे में बात करें, एक तो सीड का शेप और एक सीड का कलर, ठीक है। तो जब हम दो कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं, सीड का शेप और सीड का कलर, तो वो हमारा दो कैरेक्टर हुआ, और दोनों कैरेक्टर दो कैरेक्टर पे हम बात कर रहे हैं, इसलिए कौन सा क्रॉस हो जाएगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो राउंड, ये राउंड और येलो है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। और रिंकल्ड और ग्रीन है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक में तुम्हें कोई डाउट भी नहीं होगा। अब देखो, जो ये राउंड और येलो है, इसको हम राउंड को हम कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि ये डोमिनेंट है, ठीक है। और रिंकल्ड को हम कैपिटल वाई से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि ये डोमिनेंट है, ठीक है। और रिंकल्ड को हम स्मॉल आर और ग्रीन को हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही किया गया है। और ठीक है, अब जब इनको हमने क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब हमें फर्स्ट जनरेशन से तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि हम हमेशा रिजल्ट की कौन सी जनरेशन का लेते हैं, सेकंड जनरेशन का लेते हैं, राइट। सेकंड जनरेशन का क्यों लेते हैं सर, क्योंकि सेकंड जनरेशन में ही सारे कैरेक्टर्स अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है, इसलिए हम सेकंड जनरेशन का क्रॉस लेते हैं। अब देखो, अब इसमें अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास हम इसके गैमेट्स बनाएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसी को हमने इधर सेल्फिंग करा दिया, यानी कि उसी से रिएक्ट करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो हमारे पास देखो, अब जब हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आए वैसे सीड जिनका शेप राउंड था, ठीक है, और येलो था, ठीक है। तो राउंड येलो वाले हमारे पास 9 सीड के शेप थे और कलर थे, ठीक है। वैसे सीड जिनका राउंड और ग्रीन कलर था, वैसे हमारे पास 3 थे। वैसा सीड जिनके पास रिंकल्ड, ठीक है, और रिंकल्ड के साथ येलो था, वैसे हमारे पास 3 थे। और फिर रिंकल्ड और ग्रीन होने वाले हमारे पास सिर्फ एक था, ठीक है। तो अब देखो, अब सीड का शेप और सीड का कलर तो हम देख के ही बता सकते हैं कि हाँ, सीड का जो शेप होगा वो राउंड हो सकता है और कलर येलो, कलर तो हम इजीली देख के बता सकते हैं। तो शेप और कलर हम देख के बता पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो कौन से कैरेक्टर हो जाएगा, दैट कैरेक्टर विल बी फिनोटिपिक, ठीक है, फिनोटाइप। यानी कि हम देख के सिंपली ऑब्जर्व करके बता रहे हैं तो फिनोटाइप हो जाएगा, और फिनोटाइप का रेशियो हो जाएगा हमारा 9:3:1। दिस इज द रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, जो कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। यहाँ तक में तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसका जो जीनोटाइप रेशियो होता है वो तुम्हें नहीं पढ़ना है, एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, हायर क्लास में जाओगे तब तुम्हें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब ये तो था हमारा मेंडल का, जो मेंडल ने दो क्रॉसेस के बारे में बात किया था वो हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो, अब इसी के साथ साथ क्या किया था मेंडल ने, इसी के साथ साथ मेंडल ने कुछ लॉज भी दिए थे, 3 लॉज, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, ठीक है। क्या कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, अगर हम इसको देखते हैं तो देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है, जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें, कि कोई भी अगर हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है ना, यानी कि एक हमारे पास डोमिनेंट और एक हमारे पास रिसेसिव जीन है किसी भी अलील में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कैपिटल टी वाला है ये स्मॉल टी वाले को डोमिनेट कर देगा, उसको दबा देगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। यानी कि जहाँ पे भी तुम्हें डोमिनेंट कैरेक्टर मिलेगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, और वहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर को दबा देगा। तो वैसा अलील जहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर कवर कर ले रहा है रिसेसिव को, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारे जीन के पेयर से यानी कि अलील से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। इफ अ पेयर आर हेट्रोजाइगस
वन ऑलवेज डोमिनेट अदर। हेट्रोजाइगस मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, तो इन दोनों अलग अलग होने में या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे जो अलग अलग हुआ ना, इसलिए हम इसको हेट्रोजाइगस बोल रहे हैं। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर जो होगा वो रिसेसिव को दबा देगा। ठीक है, ये हमने बात कर लिया। ठीक है, डोमिनेंट वाला रिसेसिव को दबा देगा। अब देखो, तो रिसेसिव कब एक्सप्रेस करेगा सर? तो रिसेसिव तभी सिर्फ एक्सप्रेस कर सकता है जब उसके पास रिसेसिव जीन हो, यानी कि जब उसके पास स्मॉल टी या फिर स्मॉल आर या फिर स्मॉल वाई हो, तो उसी केस में सिर्फ डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। आई होप तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे वही चीज़ बता रखा है मैंने कि देखो कैसे हो रहा है हमारे पास। जो कैपिटल टी है, इस केस में तुम देखोगे ना, तो प्लांट टॉल होगा 3 केस में। ठीक है, क्योंकि हमने मोनोहेड्रोस में बात किया था कि तीनों केस में हमारा प्लांट टॉल हो रहा था। इस केस में तो हमारा जो, जैसे कि देखो, हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी था, इससे जो हमारा गैमिट बन रहा था वो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। और हाँ, कैपिटल टी था, तो इससे हमने गैमिट बनाया था। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। ठीक है, अब जो हमने सेकंड जनरेशन में क्या किया था, इसकी सेल्फिंग करा दी थी। तो अब देखोगे जो, तो कैपिटल टी बन रहा था, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी बन रहा था, राइट। तो इस 3 केस में जब तुम देखोगे ना, तो टॉल प्लांट हो रहा है, बट इस केस में तुम्हारा डॉर्फ प्लांट हो रहा है, राइट। तो ये जो टॉल प्लांट हो रहा है और ये डॉर्फ प्लांट हो रहा है, तो ये टॉल इसलिए हो रहा है क्योंकि सारा का सारा जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी को दबा दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें कैपिटल टी है ही नहीं, इसलिए जो डॉर्फ प्लांट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। अब देखो, अब सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल का क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का है। इसमें क्या कहता है मेंडल, देखो, इसमें ये कहता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म के पास अलील है, यानी कि पेयर ऑफ जीन है ना, तो वो गैमिट फॉर्मेशन के दौरान गैमिट जब बनेगा तो उसमें सिर्फ एक अलील पास होगा। जैसे कैपिटल वाई है ना, ठीक है, और स्मॉल वाई है, तो गैमिट फॉर्मेशन के दौरान ये सेग्रीगेट हो जाएगा और एक ही कैरेक्टर, मतलब एक ही जीन पास होगा, कैपिटल वाई सिर्फ, और इसमें स्मॉल वाई सिर्फ पास होगा। बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि हमारे पास जो भी जीन है ना, उस मतलब पेयर ऑफ जीन यानी कि अलील है, उसमें सिर्फ एक ही अलील पास ऑन हो पाएगा। ठीक है, दूसरा पास नहीं होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करते हैं हम ह्यूमन बींग में, तो मेल में जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं और फीमेल, सॉरी, एक्स वाई होते हैं, और फीमेल में एक्स एक्स होते हैं, राइट। तो इसमें गैमेट फॉर्मेशन के दौरान या तो एक्स जाएगा या तो वाई जाएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता, इसमें से एक्स आएगा। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि गैमेट हमारा क्या हो रहा है, सेग्रीगेट करके आ रहा है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, द हेटेरोजाइगस F1 एंड ऑफस्प्रिंग फॉर्म 2 काइंड ऑफ गैमेट। अगेन जो यहाँ से गैमेट आया वो दोनों मिलके कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बना लिया, और यहाँ से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई गैमेट हो गए, राइट। और फिर इसको क्रॉस करा के हम आगे का नेक्स्ट जनरेशन ले सकते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ओनली वन जीन विल पास इन द फॉर्म ऑफ अलील, ओके, इन फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्लियर हुआ। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, ये देखो समझो थोड़ा सा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि तुम्हारे पास, ठीक है, कोई भी अगर जीन है, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी जीन है, ठीक है, तो वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा किसी भी जनरेशन में। ठीक है, वो मतलब हो सकता है अपने फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस ना करे, लेकिन उसके नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर सकता है, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर सकता है। तो बेसिकली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, असॉर्टमेंट ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रेट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, यानी कि जो भी ट्रेट है वो अपना इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा, बिना किसी दूसरे ट्रेट के, बिना किसी दूसरे जीन के इन्फ्लुएंस में आए हुए। ठीक है, तो इसको अदर वर्ड में देखें तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वन पेयर ऑफ ट्रेट सेग्रीगेटेड फ्रॉम अनदर पेयर, वही सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली अपना इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगा, एंड दिस गिव अ पेयर ऑफ कैरेक्टर्स टू एक्सप्रेशन। यानी कि सिंपली अगर हम बात करें ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब हुआ कि गैमेट मतलब कि जो भी हमने जीन को क्रॉस कराया है ना, वो क्रॉसिंग अगर हुआ है हमारा, ठीक है, जो भी हमने जीन को क्रॉस कराया है, तो वो क्रॉसिंग अगर हुआ है ना, तो उसमें सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होंगे ना, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली अपने आप को सॉर्ट करेंगे, इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, अलग अलग जनरेशन्स में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
ठीक है। और इसमें क्या होगा कि रिसेसिव जीन भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट जीन भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। हो सकता है कि रिसेसिव वाला थोड़ा लेट से करे, सेकेंड जनरेशन में करे, लेकिन करेगा वो भी जरूर, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में, बिना किसी डोमिनेंट जीन के इन्फ्लुएंस में आए हुए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप तुम्हें तीनों लॉज ऑफ क्लियर हो चुके होंगे मेंडल्स के, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि सर ये आखिर कैरेक्टर ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, तो देखो, अब हम कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है इसकी बात करते हैं। तो मान लो अगर हमारे पास ह्यूमन बीइंग की बात करें तो मेल है, फीमेल है। ठीक है, मेल ने बनाया गैमीट स्पर्म और फीमेल का ओवम। ठीक है, अब दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। ठीक है, अब जाइगोट से फिर हमारा चाइल्ड डेवलप होगा, यानी कि ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस होता है। अब देखो, अब ये प्रोसेस इतना भी सिंपल नहीं है, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो देखो, जो ये स्पर्म था और ये ओवम था ना, मेल और फीमेल के अंदर थे 46 क्रोमोजोम्स ईच। ठीक है, ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। तो फीमेल में जो ओवम बनाया ना, इस ओवम में 23 क्रोमोजोम्स ही होंगे। कौन कौन से? तो 22 सोमेटिक क्रोमोजोम्स प्लस, तो 22 सोमेटिक क्रोमोजोम प्लस एक एक्स क्रोमोजोम होगा फीमेल के अंदर। ठीक है, और मेल में 22 हमारे पास सोमेटिक प्लस या तो एक्स हो सकता है, ठीक है, या तो वाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे एक कोई भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो क्रोमोजोम्स आए हैं ना मेल के स्पर्म में और फीमेल के स्पर्म में, इन क्रोमोजोम के ऊपर क्या होगा? डीएनए लगा होगा। और डीएनए क्या करता है? बेसिकली जीन को कैरी करता है, और इसी जीन के पास क्या रहता है? वो सारा इंफॉर्मेशन रहता है जो क्या करेगा, जो कि हमारा इंफॉर्मेशन है, जो कि हमारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करेगा कि कौन कौन सा कैरेक्टर पास हुआ है। ठीक है, बच्चे में कौन कौन से कैरेक्टर को डेवलप करना है, इस चीज़ को कंट्रोल करेगा कौन? हमारा, तो यही जीन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा काम होता है। तो अगर हम इस पे आए तो देखो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं अब। तो देखो, वही जो जीन है और डीएनए है, वो हमारा कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब कोई अगर उसी, अगर जो जीन में है ना, उसी जीन में कोई चेंज आ जाए, ठीक है, तो उसको, उससे वेरिएशन हो सकता है। हो सकता है कि मदर और फादर से कर्ली हेयर का जीन ट्रांसफर हुआ, ठीक है, लेकिन वो कर्ली हेयर में वेरिएशन आ गया और स्ट्रेट हेयर हो गया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा वेरिएशन हो जाएगा। फिर जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव को दबा देगा, ये भी हो गया। अब जैसे ही क्या होता है ना, वो जो हमारा डीएनए था, डीएनए के ऊपर हमारे जीन थे। ठीक है, ये जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, अब ये प्रोटीन बनाएंगे तो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो जैसे हमारा प्रोटीन बनाया इन्होंने, ठीक है, प्रोटीन, दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, वहीं स्पेसिफिक कैरेक्टर डेवलप होने लगा हमारा। जैसे कि आंख का कलर हो गया, हेयर का टेक्सचर हो गया और हाइट हो गया। तो ये जब बच्चा का जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे धीरे धीरे प्रोटीन बनने लगता है और उससे फिर अलग अलग कैरेक्टर डेवलप करने लगता है। ठीक है, और एक बार जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद डिपेंड करता है कि वो कौन कौन सी इन्वायरमेंट में है, कैसे इन्फ्लुएंस में है, उस हिसाब से कुछ अक्वायर्ड ट्रेट भी डेवलप करता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। तो हमने ये देख लिया कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे हमारा ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस करता है। आई होप तुम्हें यहाँ तक में भी कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में तुम्हें देखना है डिटेल में। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि कैसे एक मेल और एक फीमेल डिसाइड होता है हमारे ह्यूमन बींग के पॉपुलेशन में। ठीक है, तो ये किसकी बात हम कर रहे हैं? ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग। ठीक है, तो देखो, जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें कि हमारे पास मेल और फीमेल हैं। ठीक है, जब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है? फिर हमारा ऑफस्प्रिंग का डेवलप होता है और वहाँ पे विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो देखो, मेल के अंदर भी 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, और फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि मेल का जो 46 क्रोमोजोम है ना, वो 23 पेयर में है। बोल सकते हैं हम 46 को 23 पेयर। ठीक है, अब देखो, अब ये जो 23 पेयर है ना, इसमें 22 पेयर प्लस 1 पेयर का होता है। ठीक है, यहाँ पे भी 22 पेयर प्लस 1 पेयर। ठीक है, अब देखो, अब ये जो 22 पेयर प्लस 1 पेयर है ना, इसमें जो 22 है ये है सोमेटिक सेल और सोमेटिक क्रोमोजोम, और एक है हमारे पास गैमेटिक। ठीक है, यहाँ पे भी सोमेटिक एक हो जाएगा और एक हो जाएगा गैमेटिक। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ कि ये जो 22 सोमेटिक है ना, तो ये तो 22 ही रहेगा। ठीक है, प्लस ये जो हमारे पास एक पेयर है, ये मेल में एक्स और वाई होता है एक पेयर।
ठीक है, और फीमेल में 22 ही रहेगा, और ये एक्स और एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेल की कहानी और ये फीमेल का कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इधर थोड़ा देखते हैं। अब देखो, अब क्या हुआ कि अगर हम मेल की बात कर रहे हैं और फीमेल की बात कर रहे हैं, तो मेल में है एक्स और वाई, और फीमेल में है एक्स और एक्स। ठीक है, तो देखो, अब गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ना, गैमीट जब फॉर्म होगा तो मेल के अंदर ये 22 जो पेयर है ना, वो 11 पेयर में बदल जाएंगे, यानी कि 22 अगेन नॉर्मल हमारे पास ये पेयर है। ठीक है, ये पेयर की बात हो रही है। लेकिन मियोसिस होगा और गैमेट सॉर्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गैमेट फॉर्म होता है तो हाफ हो जाता है, तो 11 पेयर हो जाएगा। इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल करेक्टर डेवलप करेगा। लेकिन अब मान लो कि इसमें से भी हाफ आएगा, तो या तो एक्स आ सकता है या तो वाई आ सकता है। ठीक है, और यहाँ से तो सिर्फ एक्स ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या हुआ कि अगर मान लो एक्स आया है, तो एक्स और एक्स मिलकर क्या बना लेगा, तो 11 पेयर इधर से और 11 पेयर उधर से, 22 पेयर प्लस एक्स एक्स ये बना सकता है। ठीक है, या फिर वाई अगर आया है तो ये बना सकता है 11 पेयर मेल का और 11 पेयर फीमेल का, यानी कि 22 प्लस एक्स और वाई। ठीक है, तो अब देखो, अब 22 प्लस एक्स, एक्स किसका था, तो फीमेल का था। तो जब जैसे ही एक्स क्रोमोजोम अगर मेल से गया है, तो वो क्या बना लेगा, एक्स और एक्स मिलके फीमेल कैरेक्टर डेवलप करेगा। ठीक है, और अगर एक्स और वाई कैरेक्टर मेल से अगर गया है, तो फिर वो क्या बना लेगा, एक्स और वाई, देखो यहाँ पे एक्स वाई क्या किसका था, मेल का था। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, ये चाइल्ड जो होगा वो मेल में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन को बता सकते हैं ह्यूमन बींग में, कि अगर मेल से एक्स क्रोमोजोम जाता है तो इट विल फॉर्म एक्स एक्स। ठीक है, फीमेल से, फीमेल के क्रोमोजोम से कंबाइन करके, और वो बना लेगा, फिर फीमेल का डेवलपमेंट करेगा। और अगर हमारे पास एक्स और सॉरी मेल से अगर वाई क्रोमोजोम जाता है, तो वो एक्स के साथ मिलके एक्स वाई क्रोमोजोम बना लेगा, जो कि अगेन मेल का ही है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और इसको तुम समझ सकते हो। अब देखो, अब यही उसी चीज़ को यहाँ पे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा था पूरा, तो ये तुम्हारा था पूरा लगभग 1 घंटे का लेक्चर है हमारा, जिस पे हमने डिटेल में बात किया है हेरिडिटी के बारे में। तो अगर तुम इस 1 घंटे के लेक्चर पे यहाँ तक बने हुए, तो बधाई हो तुमको, तुमने 6 से 8 नंबर का अपना मार्क्स गारंटी कर लिया है। ठीक है, अगर ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और इसी तरीके से बने रहो। नेक्स्ट चैप्टर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को लेकर आएंगे, जिसमें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वन शॉट में डिस्कस करेंगे, और पूरा हमारा बायोलॉजी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब फिर हम फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, और फिर उसको भी डिटेल में देखेंगे। ओके, बाय बाय।